साइबर फ्रॉड हुआ है और पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, तो पुलिस पे कार्रवाई कैसे करें और अपनी एफआईआर भी दर्ज कैसे करवाएं, तो उसी का तरीका आपको बताता हूं। और इसके लिए अपने पास में सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने से संबंधित निम्नलिखित दिशा निर्देश भी जो है जारी किए गए हैं। और अगर कोई पुलिस वाला इन दिशा निर्देश को नहीं मानता, यानी एफआईआर दर्ज नहीं करता, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन उससे पहले आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, और वो है आपको पहले कंप्लेन रजिस्टर करवानी पड़ेगी अपने साइबर के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी आपके साथ में क्राइम हुआ है ना, जो आपके साथ में साइबर फ्रॉड हुआ है, उससे रिलेटेड पहली चीज आपको उसकी कंप्लेन रजिस्टर करवाने के लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपनी जो है कंप्लेन रजिस्टर आपको करवानी पड़ेगी। ये जरूरी है जी, क्योंकि यहां पे अगर आपकी कंप्लेन रजिस्टर होगी, तभी यहां पे कंप्लेन होने के बाद फिर आपके एरिया के थाने में वो कंप्लेन जाएगी, और उस थाने वालों को क्या करना पड़ेगा, उसकी एफआईआर बनानी पड़ेगी। लेकिन काफी सारे लोगों की इंक्वायरी आती है कि सर ये लोग फोन नहीं उठाते हैं, इनका फोन बिजी चलता रहता है। तब ऐसे में सेकंड अल्टरनेटिव क्या है, तो उसके लिए आप जो है अपने नियर बाय जो भी आपका पुलिस स्टेशन है, साइबर पुलिस स्टेशन है, वहां पे जाके आप अपनी जो है कंप्लेन दे सकते हो, शिकायत आप बता सकते हो कि जनाब मेरे साथ में ऐसे ऐसे हुआ है, भाई मेरे इतने पैसे कट गए हैं। इसके लिए चार चीजें आपके पास में होनी चाहिए। एक तो आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए अपना, यानी कि जिसके साथ में फ्रॉड हुआ है विक्टिम का। एक आपके पास में मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक आपके पास में ईमेल आईडी होनी चाहिए, और जो आपके पैसे कटे हैं वो स्क्रीनशॉट आपके पास में होने चाहिए। ये चीजें जरूरी हैं। और यहां आपको शिकायत दर्ज करने के बाद दूसरा काम जो करना है वो करना है अपने बैंक में, यानी कि जिस बैंक से आपके पैसे कटे हैं वहां पे 48 घंटे के अंदर अंदर आपको कंप्लेन रजिस्टर करवानी होती है जी। ये जरूरी है, ये ऐसे नहीं बता रहा हूं कि वहां करवाने से कुछ नहीं होगा, ये जरूरी है, ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा जी। और यहां होने के बाद फिर अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तब आप क्या कर सकते हो, उस एसएचओ के खिलाफ में, यानी कि जो भी पुलिस अधिकारी है उसके खिलाफ में आप क्या कर सकते हो, कार्रवाई आप कर सकते हो और अपनी एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हो। अब अपनी एफआईआर दर्ज आप कैसे करवाओगे, और पुलिस एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करती है? देखो, जैसे ही आपकी कंप्लेन जाती है साइबर पुलिस स्टेशन के अंदर, या फिर आप डायरेक्ट दे के आते, वो लोग कोशिश करते हैं कि आपका पैसा होल्ड हो जाए। भाई ये जो मैटर है ये पैसे से रिलेटेड है, अगर आपको सिर्फ अपने पैसे से भाई मेरे को तो मेरे पैसे मिल जाए बस काफ़ी है, तो पुलिस वहाँ पे आपकी हेल्प करती है सिर्फ आपका पैसा होल्ड करने में। पैसा होल्ड हो गया, वो पैसा आपको मिल जाता है सुपरदारी के थ्रू। लेकिन कई बार कुछ इंसान के मन में आ जाता है कि नहीं, जिसने मेरे को बेवकूफ़ बनाया ना, मेरे को तो उसको सज़ा दिलवानी है। अब सज़ा दिलवाने के लिए ज़रूरी हो जाती है एफआईआर। जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक फिर पुलिस जो उसको अरेस्ट नहीं करती है ना। तो अगर आपके मन में ये खुंदस है कि भाई मेरे को तो जिसने मेरे को बेवकूफ़ बनाया ना उसको अरेस्ट ही करवाना है, तब आपको एफआईआर करवानी पड़ेगी जी। और एफआईआर करवाने के लिए आपको जो है उस कंप्लेन के ऊपर एफआईआर पुलिस को बनानी पड़ेगी, लेकिन पुलिस तो बनाती नहीं है। तब ऐसे में अगर पुलिस ने नहीं बनाई, तो आप क्या कर सकते हो, ह्यूमन राइट में आप अपनी कंप्लेन दे सकते हो कि मैंने एक ऐसे ऐसे कंप्लेन साइबर पुलिस स्टेशन में की है, लेकिन अभी तक उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और यहाँ पे भी अगर बात नहीं बनती है, तब आपने सुना होगा 156 का 3, एक सीआरपीसी का सेक्शन होता है जो कि नए कानून में बन गया 175 का 3, ये बीएनएस का नया सेक्शन है, ये नया कानून है, बस चीज़ें एक ही है। इसके तहत में आप कोर्ट में जाओ और कोर्ट में बताओ कि मैंने जो है फलाने टाइम पे एक साइबर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दी है, और वो उसकी कॉपी आपके पास में आई जाएगी, पीडीएफ आपके पास में आई जाती है, डाउनलोड आप कर सकते हो पीडीएफ साइबर पोर्टल से। वो कंप्लेन दिखाओ और उसका टाइम दिखाओ, कम से कम 14 दिन का गैप होना चाहिए इसके अंदर। 14 दिन के बाद ही आप कहाँ जाएं, 156(3) या 175(3) के लिए आप कोर्ट में जाएं। कोर्ट को बताएं कि भाई आपका मैटर जो वो कोग्निजेबल ऑफेंस है, और कोग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। तो 156(3) कोर्ट फिर आदेश देता है पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के, और अगर एक बार एफआईआर दर्ज हो गई, उसके बाद में फिर उसकी गिरफ्तारी होना, उसकी इन्वेस्टिगेशन होना, उस पूरे केस की चार्जशीट बनना, वो फिर पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है। तो आप अपने केस की ऐसे एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं अगर आपके साथ में साइबर फ्रॉड हुआ है तो। लेकिन अब पुलिस का क्या, पुलिस के ऊपर कार्रवाई कैसे होगी, तो पुलिस के ऊपर कार्रवाई के लिए हमें देख लेते हैं दिशा निर्देश क्या बनाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। ये एक केस था ललिता का, ललिता कुमारी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के एक संवैधानिक पीठ ने मामले में सुनवाई करके दी है। उत्तर प्रदेश का केस था 2013 का, आपको 2014 लिखा मिलेगा, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। ये बहुत अच्छा जजमेंट है, और ये स्पेशल जजमेंट जो है ये पुलिस वालों के लिए ही है। यानी कि पुलिस के ऊपर अगर आपको कार्रवाई करनी है तो इस जजमेंट को पूरा रीड कर लेना, और अगर आप खुद पुलिस वाले हैं और अगर आपको बचना है तब भी आप ये जजमेंट रीड कर लें। जजमेंट पुलिस वालों के लिए ही है, उनको फंसाने के लिए भी और उनको बचाने के लिए भी। ये जजमेंट बहुत अच्छा जजमेंट है, तो अगर कोई ये पुलिस वाला वीडियो देख रहा है तो ज़रूर पढ़ना। ये अब मैं डायरेक्ट आपको बता नहीं सकता, ये उन केसों में भी पुलिस वालों को निकाल सकता है जिन्होंने वो बुरी तरह फंस चुका है, वो तरीके भी बताए गए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके अंदर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो स्पेशल बना दिए गए 154 के लिए।
सीआरपीसी की धारा 154 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण अनिवार्य है। 154 के तहत में एफआईआर दर्ज होती है सीआरपीसी में, लेकिन नया कानून जो अपना बीएनएसएस आया इसमें 173 में एफआईआर दर्ज होती है। अब डायरेक्ट दिशा निर्देश बता देता हूँ। किसी भी मामले से 154 के तहत प्राथमिक दर्ज करना अनिवार्य है यदि सूचना संज्ञेय अपराध होने का खुलासा करती है। तो कोई भी व्यक्ति आके अगर पुलिस को ऐसी सूचना बताता है जिससे कोग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो वो उसकी एफआईआर उनको बनानी पड़ेगी ही पड़ेगी, मना नहीं कर सकते हैं। क्यों? तो क्या साइबर फ्रॉड क्या कॉग्निजेबल होता है? हाँ जी। इसके अंदर दो मुकदमे बनते हैं, एक तो बनता है चोरी का और एक बनता है बेईमानी का। चोरी का मुकदमा बनता है 303 का, 303 बीएनएस, ये कॉग्निजेबल होता है। बेईमानी होती है 318 का 4 बीएनएस का मुकदमा, तो ये भी कॉग्निजेबल होता है। तो यानी कि साइबर फ्रॉड मामला तो कॉग्निजेबल है। अब कॉग्निजेबल है तो पुलिस आपको मना नहीं कर सकती है एफआईआर दर्ज करने से। पहला दिशा निर्देश तो ये। यदि प्राप्त सूचना संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती, जो भी सूचना दी है वो अगर खुलासा नहीं करती है लेकिन जांच की आवश्यकता हो तो प्रारंभिक जांच केवल यह पता लगाने के लिए की जा सकती है संज्ञेय अपराध का खुलासा है या नहीं है। दूसरा दिशा निर्देश ये दिया, किसी व्यक्ति के पास में मान के चलो सबूत नहीं है, भाई सबूत नहीं है, उसने कहा जी मेरे साथ में आके साइबर फ्रॉड हुआ या फिर किसी भी तरह का कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तब ऐसे में पुलिस क्या कर सकती है, 14 दिन तक उसकी इंक्वायरी कर सकती है। भाई पहले इंक्वायरी कर लेते हैं, अगर हमको कोई सबूत मिल गया, पता लगा कॉग्निजेबल है, तो 15वें दिन क्या बना देंगे, एफआईआर बना देंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि 14 दिन के बाद ही आप 156(3) में जाना, उससे पहले मत जाना, क्योंकि 14 दिन तक पुलिस के पास में ये पावर होती है जी अभी तक तो हम इंक्वायरी ही कर रहे हैं, तो एफआईआर दर्ज ना करें ना, वो 15वें दिन के बाद की बात है। और इस जजमेंट के अकॉर्डिंग 7 दिन का टाइम है, क्योंकि ये 2013 का जजमेंट है। इसमें 7 दिन का टाइम दिया कि पुलिस 7 दिन तक की क्या कर सकती है, इंक्वायरी कर सकती है। लेकिन नए कानून में 14 दिन तक का पुलिस ने को टाइम दिया है आज फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो। यदि जांच से संज्ञेय अपराध का पता चलता है तो एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, और ऐसे मामलों में प्रारंभिक जांच शिकायत को बंद करने में समाप्त होती है। इस तरह के बंद होने की प्रविष्टि की एक प्रति पहले मुखबिर को तुरंत और 1 सप्ताह के बाद नहीं प्रदान की जानी चाहिए, और इसे शिकायत बंद करने और आगे न बढ़ाने का संशय में खुलासा करना चाहिए। और जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है तो एफआईआर दर्ज होने की फ्री में एक कॉपी उस विक्टिम को दे देनी चाहिए। संज्ञेय अपराध का खुलासा होने पर पुलिस अधिकारी अपराध दर्ज करने के अपने कर्तव्य से बच नहीं सकता है, और यदि उनके द्वारा प्राप्त जानकारी से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो प्राथमिकी दर्ज नहीं करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर उनको पता है कि भाई मामला कॉग्निजेबल है, फिर भी अगर उसने एफआईआर दर्ज नहीं की है 15 दिन 14 दिन के अंदर अंदर, तो उन पुलिस वालों के खिलाफ में क्या होगी, कार्रवाई होगी। ठीक है। प्राथमिकी जांच का दायर प्राप्त सूचना की सत्यता और अन्यथा की जांच करना नहीं है, बल्कि केवल यह पता लगाना सूचना किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है। पुलिस के पास में यह पावर नहीं है कि न्याय करने की, कि किसके साथ न्याय। पुलिस का काम सिर्फ इतना है कि मामले से कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो उसकी एफआईआर दर्ज करे, उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, न्याय करने का काम फिर कोर्ट के पास में आ जाएगा। किस प्रकार किन मामलों में प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए, अब यह भी बता दिया कि किन किन मामलों में जो है पुलिस को 14 दिन के अंदर अंदर प्रारंभिक जांच करनी चाहिए, यानी कि प्री इंक्वायरी करनी चाहिए, जो कि इस जजमेंट में 7 दिन का टाइम है, लेकिन नए कानून में 14 दिन का टाइम है। कोई भी वैवाहिक मैटर होते हैं, शादी ब्याह जैसे दहेज केस के मैटर होते हैं, कोई भी वाणिज्य अपराध हो गए, फाइनेंशियल अपराध, फाइनेंशियल में साइबर फ्रॉड आता है, तो साइबर फ्रॉड जो होता है वो फाइनेंशियल ऑफेंस जो है माने जाते हैं, क्योंकि पैसे के लिए किया गया है। तो ऐसे में 14 दिन तक पुलिस क्या कर सकती है, इंक्वायरी कर सकती है। तभी मैं कहा 14 दिन तक रुकना, उसके बाद जाके 156(3) कोर्ट में लगाना। अच्छा, या फिर किसी भी तरह का मेडिकल से रिलेटेड है, या फिर ये करप्शन का अगर मैटर, ऐसे मामले में, ऐसे मामले जहां आपराधिक अभियोजन शुरू करने में असामान्य विलंब देरी होती है, उदाहरण के लिए विलंब के कारणों को संशोधित ढंग से स्पष्ट, अगर कोई पुलिस वाला कर भी देता है लापरवाही, भाई नहीं की, तो उसको अपना रीजन लिखना पड़ेगा कि मैं 1 हफ्ता लेट क्यों हुआ हूँ, 10 दिन लेट क्यों हुआ हूँ। अभियुक्त और शिकायतकर्ता के अधिकारों को सुनिश्चित और संरक्षित करने हेतु प्रारंभिक जांच को संबंध बनाना चाहिए, और किसी भी मामले में 7 दिनों अवधि नहीं होनी चाहिए। मैंने बताया ना, इस जजमेंट में तो 7 दिन तक का टाइम है, लेकिन नए कानून में 14 दिन का टाइम है। चूंकि सामान्य डायरी, स्टेशन डायरी, ये सारी चीजें क्या है, एक यानी कि आपके पास में एक पावर है, आपके क्या पावर है, आपको डायरी नंबर लेने की पावर है, कि जो भी आपने कंप्लेन दी उसकी डायरी नंबर आपको मिले। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की गाइडलाइन है, और अगर इस गाइडलाइन का उल्लंघन होता है तो उस पुलिस वाले के खिलाफ में क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है लग जाएगा जी। ठीक है। इसके अलावा डायरेक्ट भी अगर आप चाहते हो कि भाई मैंने 1 महीना हो गया, मेरी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है, और मैं ये सारे वाणे बजा चुका हूँ, ह्यूमन राइट में जा चुका हूँ, एसपी के पास जा चुका हूँ, 156(3) भी कर चुका हूँ, उसके बाद भी नहीं हुई है, तब ऐसे में आप डायरेक्ट जो है 199 BNS का मुकदमा आप दर्ज करवा सकते हो, और ये मुकदमा 223 के तहत में भी करवा सकते हो, BNSS का प्रोसीजर फॉलो करके, यानी कि डायरेक्ट आप कोर्ट में जाइए, 223 है ये, 223 में, और 199 का मुकदमा दर्ज आप करवा सकते हो उस पुलिस वाले के खिलाफ में जिसने आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की है। तो अगर आपके साथ में साइबर फ्रॉड हुआ है और आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, तो आप इस प्रोसीजर को फॉलो ज़रूर करें। और किसी भी तरीके की अगर कोई और आपको हेल्प चाहिए, काफ़ी सारे लोग जो बोलते हैं ना, सर भाई
हमारे तो 1930 वाले फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, या फिर फ़ोन उठाते हैं तो, या फिर मेरी ट्रांजैक्शन भाई बहुत ज़्यादा है। एक केस मेरे पास ऐसा भी था जिसकी मेरे ख्याल से ट्रांजैक्शन ही 200 से ज़्यादा थी, है ना। तो ऐसे ही बोला जी हमसे तो होता नहीं है, पेज ऑटोमेटिक वो हो जाता है। तो ऐसे में आप मेरी टीम की हेल्प ले लेना, मैं एक नंबर दे दूंगा, जो चार्ज होगा वो आपको पे करना पड़ेगा कंप्लेन के लिए। 94 670 41 045। अगर आप घर बैठे साइबर कंप्लेन रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो इनको कॉल कर लेना। जो चार्ज होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। कंप्लेन आपकी रजिस्टर हो जाएगी, कंप्लेन के बाद आपकी एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर दर्ज नहीं होता तो उसका क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करूँगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली आप हमको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। थैंक यू।